Welcome, friends. In today's session, related with the subject called Business Regulatory Framework, we are currently dealing with Unit 3, Indian Contract Act, Special Contracts. The chapter with which we are dealing is Agency. Let's have today's question on the screen. Explain in detail the duties of agent. Friends, we have already learned in detail agency, and in agency there are two parties, principal and agent. And the main role is of agent's role is very important. He is a joining link between principal and third party. So what are the duties of agent is a matter of interest. We are supposed to know and we are supposed to understand what are the duties of agent related with agency contracts. So let's have its detailed answer. First duty of the agent is duty to conduct principal's business as per section 211. What exactly is supposed to take care? Sir, it is the primary duty of the agent to obey the directions of his principal. सबसे पहली चीज जो होती है एजेंट के लिए वो है सर उसके प्रिंसिपल यानी कि उसके मालिक ने जो कहा है उस बात को उसे मानना, ओबे करना, टू ओबे द डायरेक्शंस, टू ओबे द ऑर्डर्स, टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल. ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है. जैसा कहा गया है वैसा एजेंट ने करना है एजेंसी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इफ द प्रिंसिपल हैज नॉट गिवन एनी डायरेक्शन देन द एजेंट हैज टू कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स प्रिवेलिंग. अगर कोई सूचना नहीं मिली है प्रिंसिपल से, मालिक ने कोई सूचना नहीं दी है, तो वहां पे एजेंट ने अपने हिसाब से काम नहीं करना है. जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है बिजनेस का, उस ट्रेडिशन और उस कस्टम्स के हिसाब से उसने वो बिजनेस को कंडक्ट करना है, ट्रांजैक्शंस करने हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. इफ द प्रिंसिपल हैज गिवन डायरेक्शंस बट द टर्म्स आर एम्बिगुअस then the agent should communicate with the principal to obtain clarification. Must act according to the directions he honestly believes to be the correct. अगर डायरेक्शन मिलने के बाद भी मीन्स इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी, क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद भी आपको सूचना मिली है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, if there are some terms that are used they are ambiguous, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं मालिक, तो वहाँ पे सेवक ने यानी कि एजेंट ने कम्युनिकेशन करना चाहिए प्रिंसिपल से, क्लैरिफिकेशन ले लेना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या, आप मुझे थोड़ा स्पष्ट बताएं. क्लैरिफिकेशन ले लेना चाहिए. एजेंट को कोई भी डाउट है तो प्रिंसिपल से क्लैरिफाई कर लेना चाहिए. और ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ही ऑनेस्टली बिलीव्स. या तो फिर अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे उसे जो सही लगता है ऑनेस्टली उसे जो सही लगता है उस तरीके से वो काम कर सकता है. When the agent acts otherwise, if any loss incurred, the agent must make it good to the principal, and if any profit accrues, the agent must account for it. अब एजेंट को जो सूचना दी गई उस सूचना के हिसाब से उसने काम करना चाहिए एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल. डायरेक्शन नहीं दिया है तो जो कस्टम्स या ट्रेडिशन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए. या तो सूचना देने के बाद अगर उसे कोई कंफ्यूजन है तो क्लैरिफिकेशन करना है, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर उसे जो सही लगता है ऑनेस्टली उस हिसाब से उसने काम करना चाहिए. लेकिन मान लीजिए कोई नेग्लिजेंसी हो गई उसकी तरफ से, अनादर कर दिया ऑर्डर का, डायरेक्शन का, डिसओबे कर दिया डायरेक्शन का, थोड़ा अपने हिसाब से चले, एजेंट अपने हिसाब से काम करने लग गया, तो अगर वहाँ लॉस होता है तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट गुड टू द प्रिंसिपल. मीन्स उस लॉस की भरपाई, उस नुकसान की भरपाई एजेंट ने प्रिंसिपल को करके देनी पड़ेगी, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है क्योंकि उसने दूसरे तरीके से काम किया. ही इज एक्टेड अदरवाइज, not as per the direction of the principal but as per his own thinking, as per his own belief he has acted. तो वो नहीं चलेगा. अगर करता है इस तरीके से तो नुकसान होता है तो भरपाई करनी पड़ेगी.
और प्रॉफिट हो जाता है, अपने तरीके से चला है और प्रॉफिट हो जा रहा है, तो प्रॉफिट भी देना है। नुकसान है तो नुकसान भरपाई करके दे देनी है, और प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस है उसकी ड्यूटी बनती, प्रॉफिट तो रिटर्न करना ही करना है प्रिंसिपल, उसी के लिए तो उसको रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एजेंट इज आस्क्ड बाय हिज प्रिंसिपल to insure the goods, the agent failed to do so and the goods are destroyed by the fire. The agent is liable to compensate the principal for the losses. जी, प्रिंसिपल ने सूचना दी है कि ये जो गुड्स हैं इन गुड्स का इंश्योरेंस ले लीजिएगा। लेकिन एजेंट जो है उसने नेग्लिजेंसी दिखाई, उसने इंश्योरेंस लिया ही नहीं, और क्या हुआ, हादसा हो गया। द गुड्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और माल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गया। अभी इस सिचुएशन में क्या होगा सर, ऑब्वियस है जो सूचना उसे दी गई उसको उसने ओबे नहीं किया, उसकी ड्यूटी थी कि भाई उसको इंश्योरेंस कर लेना चाहिए था, उसे कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, डायरेक्शंस दिए गए थे, ही हैज डिसओबे द इंस्ट्रक्शंस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर, द एजेंट इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द प्रिंसिपल फॉर द लॉसेस। तो पहली ड्यूटी के बाद दूसरी ड्यूटी की तरफ चलते हैं। ड्यूटी टू कंडक्ट द बिजनेस विद स्किल एंड डिलिजेंस एज पर सेक्शन 212। 212 सेक्शन कह रहा है कि जो भी बिजनेस करना है, एजेंट जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जो भी व्यवहार कर रहा है सर, उसमें उसने अपना कौशल्य और उद्यम, इन दोनों चीज का उपयोग करना है। स्किल एंड इंटेलिजेंस, इन दोनों उसने उसका उपयोग करना है। अपना टैलेंट दिखाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और दिमाग का इस्तेमाल करके, स्किल का उपयोग करके, नॉलेज का उपयोग करके एंश्योर करना है कि प्रिंसिपल को लॉस ना हो, एजेंसी को लॉस ना हो, पर्सनली उसे भी लॉस ना हो, हर एक चीज का ध्यान रखना है थॉट में। एवरी पर्सन एक्टिंग एज एन स्किल एजेंट is bound to bring reasonable skill and knowledge to the performance of his duty। कोई भी बंदा हो, आज मार्केट की हम बात करें सर, तो मार्केट में वही बंदा टिकेगा, उसे ही जॉब मिलेगी जिसमें स्किल हो। स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, ये अभियान चल रहा है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर भी इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, स्किल इंडिया ये अभियान चालू है। आप में स्किल होना चाहिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करने की बात है, आपका जो टैलेंट है आपने उसको एक्सप्लोर करना है सर। आपके पास जो स्किल है उसका पूरा पूरा उपयोग करके आपने व्यवहार करना चाहिए एज एन एजेंट फॉर द प्रिंसिपल। आपने जो भी कौशल्य है उस कौशल्य का उपयोग करना है, यही समय है, तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से आप जितना अपना नॉलेज दिखाएंगे, आपकी स्किल दिखाएंगे, आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल दिखाएंगे सर, उतनी ही आपको प्रमोशन मिलेगी, उतनी ही आपकी इनकम बढ़ेगी दोस्तों। The degree of care and skill required from the agent depends upon the nature of the business and circumstances of each cases। मान लीजिए आपको इंश्योरेंस एजेंट बनाया गया हो, तो आप जब निकलते हैं ऑफिस के लिए तो आप कसम खा के निकलिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि कम से कम 3 या 5, कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 पॉलिसी तो बेच के रखो, उससे ज़्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड। तो ये आप में होना चाहिए अंदर से कि सर मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे में स्किल है कि मैं इतनी पॉलिसीज आज बेचूंगा ही, देख लीजिएगा। तो वो डिग्री ऑफ केयर एंड स्किल रिक्वायर है हर एक एजेंट में होनी चाहिए सर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड circumstances of each cases, and agent must not be negligent of misconduct himself in the performance of his duty। कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। दुर्व्यवहार किया, लापरवाही की, तो सर वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा टू द प्रिंसिपल। Thus, an agent having authority to sell on credit must take care to ascertain the solvency of the buyer। उधार माल बेचने की अगर आपको अथॉरिटी दी गई है, एजेंट को अथॉरिटी दी गई है, तो उसे इंश्योर कर लेना चाहिए ट्रांजैक्शन करने से पहले, व्यवहार करने से पहले, कि जिसे उधार माल दिया जा रहा है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी की सॉल्वेंसी कैसी है, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है। बंदा रीपे कर पाएगा ना, 50,000 का उधार माल दे रहे हैं तो ये 50,000 का पेमेंट मिलने वाला है ना, कहीं वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ये इंश्योर कर लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर ट्रांजैक्टिंग विद द थर्ड पार्टी। ये एजेंट की ड्यूटी बनती है। द एजेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलिजेंस, to use skill as he possesses, and
to compensate the principal in respect of the direct consequences of agent's own neglect, want of skill, or it may be misconduct. अब जहाँ पे रीजनेबल स्किल और डेलिजेंसी का उपयोग करना चाहिए वहाँ उसे करना ही है, वहाँ कोई लापरवाही, कोई नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए। आप में जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, आप में जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, मीन्स आपको कहा गया हो कि जाइए अभी के अभी जाइए और वो पार्टी से 2 लाख का पेमेंट लेके आइए, तो आप तैयार होने चाहिए दौड़ने के लिए। भाग मिल्खा भाग, यू शुड बी रेडी। एजेंसी के बिजनेस को बचाने के लिए प्रिंसिपल की जो अमाउंट है, जो मनी है, उसको बचाने के लिए अगर आपको कहा जाए, जो टास्क कहा जाए, जो एक्ट कहा जाए, आप करने के लिए रेडी होनी चाहिए। आपको ध्यान भी रखना है, रीजनेबल केयर भी करनी है। टू कंपेंसेट द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आप इससे अगर डायरेक्ट कोई नुकसान हो रहा है, हमने पढ़ा है रूल्स ऑफ डैमेजेस, नुकसान होता है तो अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं सर। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, इनडायरेक्ट लॉसेस, ये सब हमने पढ़ा है सर। अगर कोई डायरेक्ट रिलेटेड लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है due to the negligency of the agent related with skill or misconduct done by agent, ऐसी सिचुएशन है तो अगर कोई डायरेक्ट लॉस हो रहा है, मीन्स इट मे बी ऑर्डिनरी लॉस, इट मे बी स्पेशल लॉस, तो उसकी भरपाई एजेंट को करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कंसेक्वेंसेस अगर हो रहा है तो यहाँ डायरेक्ट कंसेक्वेंसेस की बात हो रही है। अब जो मैं बात करूंगा वो इनडायरेक्ट कंसेक्वेंसेस की बात हो रही है। हम जानते हैं अच्छे से, इनडायरेक्ट लॉस हो रहा हो या रिमोट लॉस हो रहा हो तो उसमें कोई भरपाई नहीं होती, ठीक है। डायरेक्ट लॉस होगा, मीन्स ऑर्डिनरी लॉस हो सकता है या स्पेशल लॉस हो सकता है, उसकी भरपाई होती है। हमने रूल्स पढ़े हैं एज पर द फेमस केस हेडली वर्सेस बक्सैंडन, यूनिट 2, रूल्स रिगार्डिंग डैमेजेस। तो इनडायरेक्ट लॉसेस कभी भी क्लेम नहीं किए जा सकते हैं, क्लेम करते भी हैं तो उसकी भरपाई कभी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी बेसिस पे। अविनाश, एन इंश्योरेंस ब्रोकर, was employed by Devang to take the insurance of a ship. अब जो प्रिंसिपल है यहाँ पे कौन है? देवांग है। देवांग जो है वो एक इंश्योरेंस लेने की बात कर रहे हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर यानी कि इंश्योरेंस एजेंट अविनाश नाम के व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा जो जहाज है उसका मुझे इंश्योरेंस लेना है, शिप का इंश्योरेंस लेना है। तो अविनाश क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अविनाश इंश्योर्ड द शिप but fail to check the usual clauses are inserted in the ship. अब अविनाश ने क्या किया, इंश्योरेंस तो ले लिया जहाज का, लेकिन जो अंदर मेन क्लॉज है यानी कि जो यूजुअल क्लॉज है वो अंदर इंसर्टेड नहीं, अंदर ऐड नहीं किया गया था। जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, मीन्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, उसके क्लॉज हमेशा खास पढ़ने चाहिए दोस्तों। हमें ध्यान रखना चाहिए। एक मूवी भी आई थी जिसमें एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा था। उसमें क्लेम नहीं कर सकते आप अगर एक्ट ऑफ गॉड हो, मीन्स नेचुरल कैलामिटीज हो गई, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, क्लॉज ऐड करवाना है तो आप करवा सकते हैं, उसका आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम का चार्ज लगता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो यूजुअल क्लॉज है वो इंसर्ट नहीं किया गया था। द शिप वॉज लॉस्ट इन स्ट्रॉम, तूफान आया और जहाज जो था वो डूब गया। इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यू समझ ली, यानी जहाज तो जो था वो अब है ही नहीं। इट वॉज टोटली लॉस्ट, इट वॉज डिस्ट्रॉयड, यूँ समझ लीजिए समुद्र में डूब गया तूफान। ड्यू टू ओमिशन ऑफ द यूजुअल क्लॉज इन द पॉलिसी नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो यूजुअल क्लॉज था वो तो इंसर्टेड ही नहीं था, मीन्स अगर नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है वो यूजुअल क्लॉज में आता है, वो इंसर्टेड नहीं था, मीन्स उसमें एडेड नहीं था, तो 1 रुपया भी नहीं मिला, जहाज टोटल लॉस हो गया। जो मिस्टर देवांग है उनका जहाज डूब गया, मीन्स वो डूब गई, समझ लीजिए उनकी नैया डूब गई, वो भी सो हो गए। ऑब्वियसली अविनाश को स्पेशली इसीलिए अपॉइंट किया गया था कि आप ये शिप का इंश्योरेंस लीजिए और मुझे बचाइए इंश्योरेंस लेके। सो यहाँ पे कौन लायबल होगा सर? अविनाश इज लायबल टू मेक गुड टू द लॉस सफर्ड बाय देवांग।
तो यहाँ पे पूरी स्किल और डेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए था, अविनाश ने नेग्लिजेंसी की है, उस वजह से इज लायबल टू कॉम्पेंसेट टू हिज मालिक। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, हिसाब देने की बात है। फादर भी अपने सन से अगर हिसाब मांगे बिजनेस का तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसे हिसाब दे। यहाँ फादर प्रिंसिपल होता है और उसका सन जो है वो एजेंट है, तो हिसाब देना जरूरी है। यू आर अकाउंटेबल टू योर प्रिंसिपल एज पर सेक्शन 213। एन एजेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। जब भी डिमांड किया जाए आपकी ड्यूटी बनती है एज एन एजेंट, यू मस्ट प्रॉपर you must provide proper accounts to the principal. An agent is under an obligation to keep his own account, property, etc. separate from those of his principal and others. अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अपना जो हिसाब है दूसरों के हिसाब से अलग रखना है, मर्ज नहीं करना है, सिंपल पॉइंट है। प्रिंसिपल का हिसाब अलग रहेगा, एजेंट का हिसाब अलग रहेगा। एजेंट ने अपना हिसाब प्रिंसिपल के हिसाब से मिक्स नहीं करना है और प्रिंसिपल ने अपना एजेंट का हिसाब मिक्स, दोनों का सेपरेट रहेगा। He shall maintain proper accounts of his principal and of the dealings and transactions effected by him on behalf of his principal. प्रॉपरली मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, प्रिंसिपल की खास जो भी व्यवहार हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, उन सब का डिटेलिंग, उन सब का हिसाब एजेंट के पास होना चाहिए। प्रिंसिपल जब मांगे डिमांड करे, एजेंट ने प्रेजेंट करना होगा वो हिसाब। It is the obligation of the agent not only to render the accounts, सिर्फ books of accounts बना के दे नहीं देना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी अगर डिमांड की जाए, प्रिंसिपल कहेंगे भाई ये जो 50,000 ये कहाँ गए, इसका हिसाब दीजिए, ये एक्सप्लेन करिए कहाँ गए 50,000, ये समझ में नहीं आ रहा है आपका हिसाब, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन भी अगर आपसे डिमांड की जा रही है, प्रिंसिपल अगर डिमांड कर रहे हैं, देन यू आर सपोज टू मेक इट्स एक्सप्लेनेशन टू द प्रिंसिपल। Number 4, duty to communicate with the principal as per section 214। कम्युनिकेशन करने की बात की जा रही है। In case of difficulty, it is the duty of an agent to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions। कभी कभी होता है डिफिकल्टीज अराइज होती है, मीन्स समझ में नहीं आ रहा होता है कि एज एन एजेंट मैं क्या करूं। नो डाउट कि आपके पास जो रीजनेबल स्किल है, नॉलेज है, आपने अपने इंटेलिजेंस का भी उपयोग करना है, ऑनेस्टी से काम करना है। अगर कम्युनिकेशन हो जा रहा है तो बढ़िया है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे सर? इन केस ऑफ डिफिकल्टी इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू यूज ऑल रीजनेबल स्किल्स एंड इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद द। कम्युनिकेशन कैसे करना है उसमें भी उसने स्किल और इंटेलिजेंसी का उपयोग करना है। वो कैसे होगा सर? मान लीजिए कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करने का ऑप्शन क्या होगा सर? ऑब्वियस है, सबसे पहले हम मोबाइल से डायरेक्ट फ़ोन लगा के कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा हो, तो चलिए एक काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया का उपयोग करके कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जाए। हो सकता है व्हाट्सएप कॉल लगाया जाए, वो भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद लास्ट दूसरे ऑप्शन सोच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होगा सर? चलिए व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देते हैं, शायद रिप्लाई आ जाए थोड़ी देर में। तो इस तरीके से खुद सोचना है कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, कि सामने वाले के सामने हम हमारा जो प्रॉब्लम है वो रख दें प्रिंसिपल के सामने, सर ये प्रॉब्लम है, आप बताइए, सूचना दीजिए तो मैं आगे काम करूँ, इंस्ट्रक्शंस ले प्रिंसिपल से। तो इस तरीके से हमें सोचना है हाउ टू कम्युनिकेट properly with the principal to get proper instructions। However, in emergency, where an agent cannot communicate with his principal, he has authority to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would he be done by a person of ordinary prudence। इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर आपने एज एन एजेंट प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए आप एक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, आपने नुकसान से बचाने का काम करना है, अपना बेनिफिट नहीं निकालना है, अपना फायदा नहीं निकालना है अंदर से। लेकिन अगर आप एक्ट नहीं करते हैं वो, तो हो सकता है टोटल लॉस हो जाए, प्रिंसिपल को 1 लाख का माल हो और 1 लाख का माल टोटल जीरो हो जाए, तो वहाँ पे एज एन एजेंट आपने ध्यान रखना चाहिए। एज एन ऑर्डिनरी पर्सन आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए वो माल आपका ही है, अगर आप नहीं बेचोगे तो जीरो हो जाएगा, तो चलिए से बात नहीं होती, अगर टोटल बेच देता हूँ। इस तरीके से आपने डिसीजन लेना होगा अपने तरीके से।
वहां पे आप खुद ही प्रिंसिपल बन जाएंगे, बट यू आर स्टिल एक्टिंग एज एन एजेंट। आपके पास ऑथोरिटी है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अथॉरिटी मान लीजिए आपको दी भी हो, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने की बात आती है, यहाँ अथॉरिटी नहीं भी हो तो एज एन एजेंट आपको वहाँ एजेंट बन जाना है। आप शायद एजेंट ना भी हो, आपको एजेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं भी किया गया हो, फिर भी आपने हमने ये पढ़ा हुआ है सर, एजेंसी की मेथड में आता है इन इमरजेंसी, ऐसा हमने पढ़ा है। एजेंसी बाय नेसेसिटी वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, मेथड्स में आता है ये, वही है सेक्शन 189। तो नेसेसिटी है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट है। एजेंट शायद प्रिंसिपल को जानता हो, न भी जानता हो। जानता है तो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, न जानता है तो भी उसको लॉस में से बचाने की कोशिश की जा सकती है। पॉइंट नंबर 5, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट एज पर सेक्शन 215। अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करनी, अपने तरीके से बिजनेस नहीं करना है एजेंसी का। यू आर नॉट प्रिंसिपल, यू आर एजेंट। याद रखिएगा, आप सेठ नहीं है, आप मालिक नहीं है, आप सेवक है। तो सेवक के तौर पे आपने काम करना है। सेवक सेवक ही रहेगा, मालिक बनने की कोशिश ना करे। खास ध्यान रखना है, नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने हिसाब से बिजनेस नहीं करना है, अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं करना है। The agent shall not deal on his own account in the business of agency without first obtaining the consent of the principal। अपने हिसाब से व्यवहार नहीं करने हैं। वहाँ जहाँ पे भी उसको डाउट लग रहा है, यहाँ कुछ मान लीजिए फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि फायदा हो रहा है तो चलो ले लो, ट्रांजेक्शन कर लो। एक बार कंसेंट ले लेना जरूरी है। आपको बोला गया हो कि 50,000 का माल लेना है आपने, और आपके सामने स्कीम आ रही है कि 1.5 लाख का माल लेंगे तो 2% ज्यादा मिलेंगे, तो वहाँ आपने ऐसा 1.5 लाख तो सिर्फ 50,000 की गुड्स खरीदने की है, परचेज करने की, 3 गुना ज्यादा माल ले लेंगे बिना पूछे, तो सर वहाँ गड़बड़ की है आपने। एक बार कंसेंट ले लेना जरूरी है मालिक से कि सर फायदा हो रहा है, आप कहो तो 1.5 लाख का माल ले लो, कंसेंट ले लेना है। तो उसमें अगर सेठ जी का फायदा हो रहा है तो हमारा भी फायदा होना है, 2% फायदा हो रहा है तो शायद 1% हमें मिल जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ लेना चाहिए। और उन्हें ये सारी बातें बतानी चाहिए। सो विथआउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, कोई ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से नहीं करना है। एक्वाइंटिंग हिम विथ ऑल मटेरियल सर्कमस्टेंसेस व्हिच हैव कम टू हिज ओन नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। बता देना है जो भी मैटर है, भाई 2% ज्यादा मिल रही है सर, आप बोलो तो कर ले व्यवहार। इफ हाउएवर ही फेल्स टू ऑब्टेन सच कंसेंट and carries on the said business on his own account, or after giving the consent the principal finds that either any material facts has been dishonestly concealed from him by the agent to his interest, the principal has two options। अगर वो कंसेंट लेने में निष्फल गया, he fails to obtain the consent, और वो अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन कर लेता है, carries on the said business in his own account, or after giving the consent principal finds that the either any material facts has been। देखिए, यहाँ तो आपको कंसेंट मिला होगा, यहाँ तो आपको कंसेंट नहीं मिला होगा। कंसेंट नहीं मिला है फिर भी आपने व्यवहार कर लिया है, यहाँ कंसेंट मिलने के बाद भी आपने कुछ छुपाया है, आपने गद्दारी की एज एन एजेंट, आपने कुछ छुपाने की डिसऑनेस्टी दिखाई, तो वहां पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल के दो अधिकार आ जाते हैं। वो उसके सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ही मे कैंसल द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू बाय एजेंट, पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देने की बात होगी, एजेंट ही जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उसने सच छुपाया है। अंदर का जो तथ्य, मान लीजिए 5% मिल रहे हो रहे हो, और एजेंट हो सकता है प्रिंसिपल को कह रहा हो 2% मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, बोलिए, तो उसने छुपाने की कोशिश की वो फैक्ट जो है, मटेरियल फैक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लेम फ्रॉम द एजेंट बेनिफिट रिजल्टिंग। हाँ, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा उसने 3% जो छुपाए, 5 में से कह रहे 2% मिले, 3 उसने खुद रख लिए हो, तो वो बाकी के 3 एडिशनल परसेंटेज क्लेम कर सकते हैं, तो ट्रांजेक्शन वैलिड कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस पॉइंट पे, आर डायरेक्ट्स एस टू सेल आर्स एस्टेट, एस बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ द बी। आर सूचना दे रहा है, प्रिंसिपल सूचना दे रहा है एस नाम के एजेंट को कि आर ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी बेचनी है। तो प्रिंसिपल जो है
आर नाम के प्रिंसिपल ने एस नाम के एजेंट को इंस्ट्रक्शन दी है, डायरेक्शन दिया है कि आर की यानी कि खुद की एक प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी बेचनी है। एस क्या करता है, एजेंट क्या करता है सर, एजेंट खुद ही वो प्रॉपर्टी, वो खुद ही एस्टेट खरीद लेता है नाम बदल के, कहता है पी ने खरीद ली, थर्ड पार्टी ऐसा कह रहा है, पी जो नाम का बंदा है थर्ड पार्टी उसने खरीद ली। बाद में पता चल रहा है देखिए, आर ऑन डिस्कवरिंग दैट एस हैज बॉट द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ may cancel the sale if he can show that S has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to। अब S अपने लिए खरीदेगा तो क्या करेगा सर, कम पेमेंट देगा। वो तो यूं ही कहेगा, मान लीजिए 30 लाख की प्रॉपर्टी है और एस ने 25 लाख में व्यवहार किया है, तो 5 लाख का फायदा तो सीधा सीधा एजेंट को हो गया। तो वहां डिसएडवांटेज मिल रहा है, किसे डिसएडवांटेज मिल रहा है, प्रिंसिपल को नुकसान हो रहा है 5 लाख का और एजेंट को 5 लाख का फायदा। तो वो चाहे तो ये पूरा व्यवहार कैंसिल कर सकता है, कौन, प्रिंसिपल। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, कोई भी छुपा नफा नहीं करना है, छुपा छुपा काम बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए अगर आपका ये सीक्रेट प्रॉफिट जो आपने किया है पता चल जाएगा तो क्या वैल्यू रह जाएगी, कभी आप पे फिर विश्वास ही नहीं होगा फ्यूचर में, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। सीक्रेट an advantage by an agent over and above his agreed remuneration और कमीशन। जो आपके मान लीजिए 5% आपको रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है, उस पे आप 2% या 3% और मार्केट से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। 5% तो आपके सेठ जी आपको दे ही रहे हैं और आप 3% या 5% मार्केट से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेट प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं करना है आप। द एजेंट शैल नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द एजेंसी। अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट प्रिंसिपल का बनता है तो आपने वो सीक्रेट प्रॉफिट अपने पास नहीं करना है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम अपॉइंटेड एन एज एन ऑक्शनर टू सेल सर्टेन गुड्स बिलोंगिंग टू हिम। एम जो है एक एजेंट की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई नीलामी करके आपने कुछ गुड्स बेचने, ऑक्शन करना, ऑक्शन सेल करना है। एम जो है प्रिंसिपल है, एन जो है एजेंट है। एन सोल्ड द गुड्स टू ओ एंड रिसीव्ड सम सीक्रेट कमीशन फ्रॉम ओ। अच्छा, तो एन ने क्या किया, एजेंट ने क्या किया, थर्ड पार्टी को माल बेचा है, लेकिन उसमें से उसने कुछ सीक्रेट कमीशन यानी एक्स्ट्रा कमीशन ओ से लिया है। एम से तो कमीशन लिया ही लिया है, मान लो एम से कमीशन 10% मिलने वाला है तो ओ से कमीशन 5% मिलने वाला है, ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, सीक्रेट कमीशन थर्ड पार्टी से बिल्कुल लेनी नहीं है। हेल्ड दैट एन वाज बाउंड टू हैंड ओवर द सीक्रेट कमीशन टू एन। जो सीक्रेट कमीशन एजेंट ने थर्ड पार्टी से ली है, एन ने ओ से ली है, तो एन ने क्या, एम को सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट कमीशन जमा करवा देना है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू पे अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल। जो भी रकम मिली है वो सारी की सारी मालिक को दे देनी है, अपने पास कुछ रखना नहीं है। एज पर सेक्शन 217 218 द एजेंट इज बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल all the amounts received on his account after deducting their from all money receivables due to him in respect of the advances made or expenses incurred by him in conducting such businesses and also remuneration as may be payable to him for acting as an एजेंट को क्या क्या प्राप्त हो सकता है प्रिंसिपल के पास से, एजेंट की क्या फीस होगी सर यहाँ पे। सर उसकी तीन चीजें हो सकता है एजेंट ने प्रिंसिपल को एडवांसेस दिए, मींस लोन दिए हो, तो लोन की रिकवरी एजेंट ने प्रिंसिपल को कभी दी हो, मदद की हो सकता है। सेवक भी कभी मालिक को लोन दे सकता है, कोई गलत नहीं उसने दी हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में दी जा सकती है, इट मे बी अ शॉर्ट टर्म लोन। तो एजेंट ने मान लीजिए प्रिंसिपल को एडवांसेस दिए तो वो रिकवरी हो सकती है, एजेंट कैन रिकवर दैट फ्रॉम प्रिंसिपल। कोई खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किया है एजेंसी के व्यवहार करने के लिए, तो खर्चे भी वो क्लेम कर सकता है। और उसका कमीशन यानी कि रेम्युनरेशन, तीन चीजें होती है, एडवांसेस, एक्सपेंसेस, रेम्युनरेशन। तो ये सब की सब क्लेम कर सकता है एजेंट फ्रॉम प्रिंसिपल, यानी जो भी अमाउंट पे करने हैं उसमें से वो डिडक्ट कर सकता है। मान लीजिए ये सब मिला के 50,000 एजेंट ने लेने हैं प्रिंसिपल से और एजेंट ने प्रिंसिपल को 70,000 देने, तो 70,000 में से अपने 50,000 माइनस करके 20,000 उसे दे देने चाहिए। और अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट होती है, कोई इलीगल एग्रीमेंट की जाती है, मींस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट मेक एनी इलीगल एग्रीमेंट, तो उसमें से भी अगर कोई फायदा हो रहा है, मनी रिसीव हो रहा है,
एजेंट ने अपने पास नहीं रखना है, वो भी प्रिंसिपल को दे देना, भले इलीगल काम किया हो। करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस कर लिया है तो वो इलीगल एग्रीमेंट की जो इलीगल अमाउंट है, इलीगल कंसिडरेशन है, वो भी एजेंट अपने पास नहीं रख सकता, उसे ये अधिकार नहीं। एजेंट इज नॉट एंटाइटल्ड, उसमें से कोई रकम डिडक्ट करने वाली कोशिश उसने नहीं करनी, इलीगल एग्रीमेंट की अमाउंट जो मिलती है उसमें से। ड्यूटी नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जो भी इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसने अपने लिए यूज नहीं करनी। Where an agent has received information during the course of the agency, आप एजेंट हो, आपको एजेंसी की हर एक ट्रांजैक्शन पता है, हर एक कस्टमर, हर एक थर्ड पार्टी पता है, तो फिर फ्यूचर में गद्दारी नहीं करनी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट नॉट टू यूज द सेम इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अभी मान लीजिए एजेंट और प्रिंसिपल की वजह से ही एजेंसी क्रिएट हुई है, और एजेंट फिर सोच रहा है अब तो मेरे पास पूरी लिस्ट है थर्ड पार्टी की, 100 ग्राहक है इस प्रिंसिपल के, तो चलना मैं खुद की एजेंसी खोल दूं। ऐसी गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल की, यानी जो भी कस्टमर प्रिंसिपल के हैं, उस पर कब्जा प्राप्त करने की या उनसे व्यवहार करने की वो कोशिश कर सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करना है, यानी उस इंफॉर्मेशन का उपयोग उसे इस काम के लिए नहीं करना चाहिए। इफ द एजेंट मिसयूज, then he must compensate the principal for any loss suffered by principal। मिसयूज की जाए और कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई एजेंट ने प्रिंसिपल को करके देनी है। ड्यूटी टू परफॉर्म पर्सनली, एजेंट नॉर्मली सब एजेंट नहीं रख सकता है, वहाँ एजेंट ने अपनी आप ही उसने जो जिम्मेदारी ली है उसने अपनी जिम्मेदारी को खुद ही निभानी है। Agent cannot delegate the authority or employ another person to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally। एजेंट ने खुद कहा हो कि ये काम मैं खुद करूंगा, तो वो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है वहां पे। हाँ, लेकिन परमिशन लेके, प्रिंसिपल की परमिशन लेके वो चाहे तो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट हो सकती है, बट ही मस्ट टेक कंसेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल कि भाई मेरा वर्कलोड बढ़ जा रहा है, मैं सब एजेंट की अपॉइंटमेंट कर लूँ, ठीक है कर लीजिए। अथॉरिटी दी जाती है तो ठीक है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो वो जो काम एजेंट ने करना है एजेंट नहीं करना है। एजेंट अपना सब एजेंट नहीं रख सकता है विदाउट परमिशन। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, ड्यूटी ऑन प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। ये हमने टर्मिनेशन वाले पॉइंट में पढ़ा हुआ है, सेक्शन 209। In case the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him। हमने पढ़ा हुआ है ये कि अगर मालिक की मृत्यु हो जाए या मालिक इनसेन हो जाए, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन हो जाए, तो वहां पे एजेंट ने पूरी जिम्मेदारी ले लेनी है। एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसने पूरी जिम्मेदारी उठा लेनी है, अपने मरहूम मालिक की जो जिम्मेदारी थी वो सारी जिम्मेदारी एजेंट ने निभानी है। थर्ड पार्टी से जो व्यवहार बाकी है वो व्यवहार पूरे करने हैं। He must protect and preserve the interest of the agency